नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गिरफ्तार हो सकते हैं? अच्छा, अब एआई के इस युग में आप कुछ भी करवा सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके ऐसा एक सीन भी प्रस्तुत कर दिया दुनिया के सामने, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बराक ओबामा गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन ये तो चलिए एआई की दुनिया है। एआई तो कितना विवादास्पद है कि अब यूट्यूब को खुद एआई पसंद नहीं है। वो खुद जरूर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जेमिनाई ऐप में, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स नहीं कर सकते। ऐसी एक नई रणनीति आई है। हम लोग अलग हट रहे हैं। चलिए वापस मुद्दे पर चलते हैं। वो क्या परिस्थितियां हैं, वो क्या वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पर मजबूर हैं कि वो एक पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेंगे या करते हुए देखना चाहते हैं। आइए इस सब चीजों को समझते हैं। सौरभ कुमार शाही हमारे साथ हैं। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दें कि ऐसा क्या है ओबामा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस के पास, जिससे उनको ये लगता है कि अब गिरफ्तारी निश्चित। जी संकेत, थोड़ा सा मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब ट्रम्प का पहला एडमिनिस्ट्रेशन था तो उस ज़माने में एक चीज़ बड़ी बिल्कुल न्यूज़ में होती थी और हज़ारों, लाखों, करोड़ों घंटे जो हैं उसमें स्पेंड किए गए, वो था रसिया गेट। तो हल्का सा भी बैकग्राउंड दे देते हैं, फिर तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे ही। तो रसिया गेट ये था जिसमें बेसिकली अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी और उसने ये कंक्लूड किया कि जो रशियन स्टेट एक्टर हैं, स्टेट एक्टर से मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट क्रेमलिन के कंट्रोल में है, पुतिन के कंट्रोल में है, वो स्टेट एक्टर्स ने इंटरफेयर किया है 2016 के चुनाव में, इंटरफेयर करके हिलरी क्लिंटन को हरा के डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया। इस पूरे जो आरोप था, ये जो पूरा का पूरा मामला था, इसको रसिया गेट कहते थे। हालांकि जो बहुत सारे फॉरेन अफेयर्स के जर्नलिस्ट जो मेन स्ट्रीम यूएस मीडिया की बात को नहीं मानते थे, उन्होंने उस जमाने में ये कहा था कि दिस इज अ हॉक्स। ये जो सही बात नहीं है, ये एक बनी बनाई चीज है जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं है। मैं भी उस ज़माने में जहाँ काम करता था, मैंने भी इसी लाइन पे रिपोर्टिंग की थी कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक शिगूफा है जो छोड़ा है इंटेलिजेंस एजेंसी ने। बात आई गई, खत्म हो गई, डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच भी हो गए, हालांकि सत्ता से गए नहीं, क्योंकि इम्पीच होना और पद से हटना दो अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद फिर चुनाव अगला हारे भी, फिर अगला चुनाव जीत के आ भी गए। अब ये हुआ है कि जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस के, अमेरिका के डायरेक्टर हैं, तुलसी गबर्ड जो खुद डेमोक्रेट पार्टी से आई हैं, उनके डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी रिलीज की हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये रसिया गेट जो था वो ना तो सिर्फ हॉक्स था, जो बात हम लोग बहुत साल पहले से कहते आए हैं, बल्कि वो बराक ओबामा और उनके जो क्लोज एड थे, उनके दिमाग की उपज थी, जिसको उन्होंने इम्पोज कर दिया उस जमाने के जो यानी बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड थे, उनके ऊपर उसको इम्पोज कर दिया और जानबूझ के ये पूरा रसिया गेट हॉक्स क्रिएट किया, ताकि सत्ता से जीते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सत्ता बदर कर दिया जाए, यानी उनको उनके खिलाफ जो है एक तख्ता पलट कर दिया जाए। ये साजिश जो है वो रची गई। ऐसा अभी के जो करंट डीएनआई हेड हैं तुलसी गबर्ड, उन्होंने डॉक्यूमेंट के सहारे प्रूव करने की कोशिश की है। तो बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जो है वो चाहते हैं कि, हालांकि अभी चार्जेस लगे नहीं है ओबामा पे, अभी चार्जेस ऑफिशियल्स पे लगे हैं, लेकिन वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत उनका ये अनुमान है कि ये फाइनली बात बराक ओबामा तक पहुंचेगी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और तख्ता पलट करने के आरोप में उनपे जो है वो उनको जेल दी जा सकती है। ऐसा कयास जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के लोग और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं अभी वो लगाते हैं।
जी, शाही साहब, ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तुलसी गबार्ड का ट्वीट है और उसके नीचे न्यू एविडेंस ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कंस्पिरेसी टू सबवर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 2016 विक्ट्री एंड प्रेसिडेंसी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपकी बात से समझ में आया, वो ये है कि अब ये आरोप लगाया गया है कि ये बराक ओबामा की एक खुराफाती सोच थी, जिसके तहत उन्होंने ये आरोप लगाए और इससे जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल माइलेज लेकर के और फिर तख्ता पलट करना चाहते थे। ये आरोप है। अब देखिए, यहां पर बहुत जरूरी हो जाएगा शाही साहब की एविडेंस क्या है, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है या कुछ सही में है। अब जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर इन्वेस्टिगेट करके ये कैसे बता देंगे कि हाँ मैं लिप्त था, रूस के साथ मेरा कुछ लेना देना था, उठना बैठना था। खुद पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता ना, तो फिर उसके जी, बाद बिल्कुल। आप कॉन्स्पिरेसी बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकली शाही साहब दो चीजें होती हैं। एक कि आप पॉलिटिकल रैली में इस तरीके के बयान लगा रहे हैं कि इनके तो इनसे टाई अप हैं, ये तो उनके करीबी हैं। अगर ये ना हो तब तो किसी भी देश की राजनीति नहीं होगी, सब एक दूसरे पर बिल्कुल। ऐसे ही आरोप लगाते हैं। ये किस स्टेज पर कॉन्स्पिरेसी हो गई, उसके सबूत क्या हैं शाही साहब? जी, तो बेसिकली हुआ यूँ कि 10 दिन पहले एक चीज़ मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दूँ यहाँ पे, अमेरिका में मल्टीप्लिसिटी ऑफ जाँच एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। करीब 12 तो मेनस्ट्रीम ही हैं और उनका जो एक ग्रुप है, यानी अगर उनको एक बॉडी जो उनको सुपरवाइज़ करती है, उसको बोला जाता है डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसकी हेड अभी तुलसी गैबर्ड हैं। यानी वो एफबीआई क्या बोल रहा है, उससे भी अवगत हैं, वो सीआईए क्या बोल रहा है, उससे भी अवगत हैं, वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है, उससे भी अवगत है, नेवल इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है, उससे भी, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी का, अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी का एक जाल है, उससे सबसे वो अवगत है। तो उन्होंने 10 दिन पहले उनके ऑफिस ने डीओजे को, यानी डायरेक्टरेट ऑफ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उन्होंने अ, एक एविडेंस जो है वो रिलीज की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला है कि द देन एफबीआई डायरेक्टर एंड द देन सीआईए डायरेक्टर के खिलाफ जांच होनी चाहिए। वो कौन थे? एफबीआई के चीफ जेम्स कॉमी थे और सीआईए के उस जमाने में चीफ जो थे वो जॉन ब्रेनन थे। तो इन दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के का परमिशन और एविडेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को तुलसी गैबर्ड की जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की हेड है उसने दे दिया है। अच्छा, अब ये आती है कि इसमें वो जो आप पूछ रहे हैं कि कागजात क्या है, तो हमारे स्क्रीन पे कागजात अभी आएंगे। मैं दर्शकों के आसानी के लिए उसको समझाता भी जाता हूं। तो सबसे पहले तो ये ट्वीट है जो 4 नंबर वो आपके स्क्रीन पे चल ही रहा है, हमारे दर्शक देख सकते हैं। उसमें एक लुब्बा-लुबाब जो है इसका बताया गया, वो ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो थी अमेरिका की, उनका ये यानी इसको कह सकते हैं कि एक कॉमन फैसला ये था कि रशिया जो है वो इलेक्शन को हैक नहीं कर रहा। ये कब फैसला था? इलेक्शन से पहले। उनका ये असेसमेंट था, कंबाइंड असेसमेंट था। जो असेसमेंट उन्होंने इलेक्शन के बाद भी कहा, इलेक्शन के दिन से पहले और इलेक्शन के दिन के बाद के जो असेसमेंट थे वो ये कहते थे कि नहीं, रसिया इस इलेक्शन को हैक नहीं कर रहा है। जब उनका इलेक्शन के बाद ये असेसमेंट हो गया तो उनका ये कहना था कि बराक ओबामा और उनके टॉप एडवाइजर्स ने, टॉप ऑफिशियल्स ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड थे उनको ये कहा कि नहीं, तुम ये जांच जो है वो करो और ये कहो दूसरे धर्रे पे करो, इसमें रसिया का इंटरफेरेंस है। मतलब इन्होंने, बराक ओबामा ने कह दिया और उसके प्रेशर में आके इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको दोबारा जांच करना शुरू किया और फेक एविडेंस जो है प्रेजेंट किए गए और इसके अंतर्गत जो है ये कॉन्स्पिरेसी का चाल था। अब मैं डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुई है मैं ये समझा देता हूँ। ये मैंने लुब्बा हाँ लुबाब प्लीज, बना। क्योंकि वही वही हाँ, वही है कहानी। एग्जैक्टली। तो अब 5 नंबर पे आए प्लीज। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया सबसे पहला डॉक्यूमेंट, हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये 31 अगस्त की डॉक्यूमेंट है।
जो डीएचएस ऑफिशियल हैं उन्होंने डीएनआई उस समय जो डीएनआई हेड थे वो जैक क्लैपर थे, जो अभी जो पोस्ट पे यानी गबार्ड है। वो कह गबार्ड रही है। है कि ये देखिए, हाँ वो असेसमेंट देख लें 31 अगस्त का आपके स्क्रीन पे है। वो क्या कह रहा है, वी आर वर्किंग विद सीआईए ऑन अ पीबीडी। पीडीबी क्या होता है, वो पर्सनल डेली ब्रीफिंग कहते हैं। जो जब अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह सुबह अपने ऑफिस आता है, व्हाइट हाउस आता है और वो बैठता है अपने डेस्क पे, तो उसके सामने एक एक दिन भर के असेसमेंट की एक कागजात रखी जाती है जिसको बोला जाता है पीडीबी, यानी पर्सनल डेली ब्रीफिंग। ब्रीफ। उसमें गुजरे हुए दिन के, हाँ, गुजरे हुए दिन के सारे ब्रीफ जो है उनको दे दिए जाते हैं वहां पे। उसमें वो कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग विद सीआईए ऑन अ पीडीबी सबमिशन ऑन द थ्रेट। द the thrust of the analysis is that there is no indication of a Russian threat to directly manipulate the actual vote count through cyber means। क्या आप देख रहे हैं 31 अगस्त की ये कागजात, ये 31 अगस्त 2016 की ये असेसमेंट है। 9 सितंबर को लीड ऑथर ऑफ द पीडीबी, उस दिन जिसका भी नंबर आया हो, हर आदमी अलग अलग दिन बनाता है, किसी दिन एफबीआई वाला बनाता है, किसी दिन सीआईए वाला बनाता है, तो उस दिन जिसका भी नंबर हो वो लिख रहा है 9 सितंबर को, यानी चुनाव से पहले, वी अग्री विथ रशिया प्रोबेबली इज नॉट एंड विल नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन बाय यूजिंग साइबर मीन्स टू मैनिपुलेट कंप्यूटर इनेबल्ड इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 9 तारीख को फिर से उन्होंने रिट्रेट किया। अब दिसंबर 7 तारीख को, अब ये चूंकि दिसंबर आ गया तो इसका मतलब इलेक्शन हो गए। इलेक्शन तो नवंबर में होते हैं पहले ट्यूसडे को, तो इलेक्शन नवंबर में खत्म हो गया। तो इलेक्शन के बाद जो फिर से जो डीएनआई हेड हैं जैक क्लैपर, वो ये सबमिट करते हैं और लिखते हैं एक्टिविटी ऑफ द ऑन एंड सिंस इलेक्शन डे, यानी इलेक्शन डे के एक्टिविटी और उसके बाद के उसका असेसमेंट देखिए आपके स्क्रीन पे। We access that foreign adversaries did not use cyber attacks on election infrastructure to alter the US presidential election outcome this year. We have no evidence of cyber manipulation of election infrastructure intended to after results। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे। दिसंबर 8 को एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाते हैं बराक ओबामा, जिसमें इंटेलिजेंस के सारे लोग मौजूद थे। उस मीटिंग से जस्ट पहले ये जो आईसी का मतलब इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफिशियल्स डिस्कस ड्राफ्ट। उस दिन जो पीडीबी प्रेजेंट करना है ओबामा के पास, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या लिख रहे हैं, वी असेस दैट Russian and criminal actors did not impact recent US election result by conducting malicious cyber activity against election infrastructure। ये 8 की सुबह सुबह आप देख सकते हैं, ये मेमो जो है वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम ये अच्छा, मैं यहाँ पर शाही साहब जी माफी जी चाहूंगा, आपको बीच में काट रहा हूं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को ये हाँ जानना जरूरी है कि इसके हाँ ठीक एक महीने पहले चुनाव के नतीजे आए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, लेकिन वहां पर जीत गए जीतने हाँ के बाद और फिर प्रेसिडेंट बनने के बाद में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये वो जी अंतराल है जिसमें अभी अंतराल प्रेसिडेंट है, ओबामा ही है, लेकिन जीत ओबामा डोनाल्ड ट्रंप चुके हैं। हाँ, हो सॉरी, चुकी है प्लीज जी। कैरी। तो जिसको जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में लेम डक पीरियड कहते हैं, ये वो लेम डक पीरियड हाँ होता है हाँ, 2 महीने का एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग। हाँ, तो अब सुबह में उस दिन भी उनको प्रेजेंट कर दिया गया जिस दिन मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग के बाद फुल स्विंग सडनली एक मेमो जो है वो जाता है और मेमो में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सम न्यू गाइडेंस। अब ये देखिए यहीं पे कॉन्स्पिरेसी के शब्द जो है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। ये एक मेमो जो आपको दिख रहा है ये ओबामा के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, इट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड को समझना हमारे दर्शकों को। बेस्ड ऑन सम न्यू गाइडेंस, it does not say based on some new intelligence, it what does it say, based on some new guidance, यानी ओबामा की मीटिंग हुई, गाइडेंस यानी राष्ट्रपति ने उनका हाथ मरोड़ा या जो भी उनके साथ किया, उनको कहा गया ये जो तुम असेसमेंट लेके आए हो, जो उस दिन का भी उनका असेसमेंट क्या कह रहा है कि रशियन एंड क्रिमिनल एक्टर्स डिड नॉट इम्पैक्ट रिसेंट यूएस इलेक्शन, जो 8 के सुबह का उनका अपना असेसमेंट। अब शाम में वो मैसेज कह रहा है कि बेस्ड ऑन सम न्यू गाइडेंस, यानी ये गाइडेंस क्या था, ये वो फेक एविडेंस थे जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किए इनके साथ। बेस्ड ऑन सम न्यू गाइडेंस वी आर गोइंग टू पुश बैक
पुशबैक पब्लिकेशन ऑफ द पीडीबी, आज अब हम नहीं सबमिट करेंगे, इट विल नॉट रन टुमारो एंड इज नॉट लाइकली टू रन अंटिल नेक्स्ट वीक। ये जो है वहां पे हुआ। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट प्लेट पे हम आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में हम सबसे पहले सबसे नीचे बन जाएंगे, इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइए। तो ये उस दिन के मीटिंग का मिनट है, ओबामा सीक्रेट व्हाइट हाउस मीटिंग ऑन रशियन इलेक्शन मेडलिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं हमारे दर्शक, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। चेयर कर रही थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सूजन राइस, स्टेट के तरफ से जॉन केरी थे, ऑफ कोर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, विक्टोरिया नुलैंड थी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ट्रेजरी था, डीओडी था, जस्टिस डिपार्टमेंट से लोरेटा लिंच यानी जो क्या बोलते हैं अपना अटॉर्नी जनरल जो है वो भी थी वहां पे मौजूद। उसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद थे। और कौन मौजूद थे? राइट साइड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगेंगे उसमें ये लोग मुलविस माने जाएंगे। जो राइट की तरफ आप देख सकते हैं, यानी डीएनआई जेम्स क्लैपर मौजूद थे, एफबीआई हेड एंड्रयू मैकडे मौजूद थे, सॉरी वो डिप्टी हेड थे, उस दिन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हेड को। सीआईए की तरफ से जॉन ब्रेनन मौजूद थे, और ये तमाम एनएसए रिचर्ड लेजेट जो है मौजूद थे, और भी तमाम लोग एनएससी की तरफ से इसमें मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। इनका कहना था द आईसी इज प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन असेसमेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स रिक्वेस्ट। देखिए अगेन यहाँ पे ये शब्दावली यूज की गई है जो ओबामा के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये कह रही है द आईसी यानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन असेसमेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स रिक्वेस्ट, इट इज नॉट ऑन द न्यू एविडेंस। ये कह रहे हैं कि बराक ओबामा ने रिक्वेस्ट किया है दैट पुल्स थ्रू द इंफॉर्मेशन वी हैव ऑन फलाना फलाना। लास्ट में कह रहा ओडी एंड आई विल लीड द एफर्ट विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम सीआईए, एफबीआई, एनएसए एंड डीएचएस। इसी के बाद जन्म लेता है रसिया गेट, जो आपके सामने नजर आ रहा है। डिस्प्रूवन स्टील डॉजियर एक, अच्छा यहाँ पे हम फुल स्क्रीन से हट जाते हैं, थोड़ा सा एक स्टील डॉजियर पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे फिर इस पे कि ये कैसे ये मामला आता है। तो स्टील डॉजियर एक चीज है जो बार बार हमारे दर्शक जो है सुनते भी आ रहे होंगे। हुआ यूं था कि इलेक्शन से पहले जो भी शक हो रहा हो हिलरी क्लिंटन को कि वो हार ना जाएं, या जो भी पोल्स में जो नंबर्स हैं वो उनके मन मुताबिक नहीं आ रहे होंगे, उन्होंने एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है उस क्रिस्टोफर स्टील, उसको उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ये कहने के लिए कि कुछ पता लगाओ कि क्रेमलिन यानी पुतिन और ट्रंप के बीच कोई संबंध है, ऐसा कुछ बना के दो। यानी उनको कमीशन किया गया। अब जाहिर है कि ये तो इसके लिए बहुत 190 आईक्यू की जरूरत नहीं है समझने की कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मुझे कोई कमीशन करेंगे तो मैं क्या बना के दूंगा। अगर आप when you have a certain end result in mind तो आप क्या तो है। अच्छा, वो क्रिस्टोफर स्टील समझ गया कि ये बेवकूफ लोग हैं, इनको मैं जो भी लिख के दे दूंगा ये मान लेंगे, तो उसने अल बल कुछ कुछ जमा करके एक डोजियर बना दी। मतलब कुछ जो कहानियां हेर से, कोई एविडेंस नहीं है, बस कहानियां है, हेर से है, वो जिसको कहते हैं कि जिसमें आपने वो भी सुना होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को गए थे तो वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ थे तो गोल्डन शावर लिया, और उसकी वीडियो जो है वो, ये सब तमाम तरह की थोड़ी कल्पना जो है वो डाल दी गई। बराक ओबामा ने वो डोजियर, अब वो देखिए वो सरकार का डोजियर नहीं था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का डोजियर था जो हिलरी क्लिंटन ने बनाया था इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया एफबीआई को, सीआईए को, और कहा कि इस डोजियर के बिना पे अब तुम नया इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट यानी उनको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। अच्छा, डॉजियर बहुत पहले ही इट वाज डिस्क्रेडिटेड, उसमें ऐसी ऐसी वाइल्ड चीजें लिखी हुई थी कि जाहिर है कि वो डिस्क्रेडिट हो गई, बहुत मिनिमल एफर्ट के साथ, थोड़ा बहुत चेक के साथ ही वो डिस्क्रेडिट। लेकिन ओबामा के कहने पे उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको शामिल किया और वो पूरा का पूरा केस बनाया रसिया गेट का, जो 2 साल चलता रहा। जाहिर है कि वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया, क्योंकि जाहिर है कोई एविडेंस था ही नहीं, तो अल्टीमेट कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये कोशिश, एक साजिश जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अंडर ओबामा ये की कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। यहां तक कि इम्पीचमेंट भी हो गया, लेकिन रिमूवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए उनके पास पर्याप्त वोट नहीं थे, वरना कोशिश जो है वो पूरी। शाही साहब,
ये जो तथ्य आपने अभी बताए हैं, ये सामने प्रस्तुत हो गए हैं, ये हमने देख लिए हैं और बहुत काफी डिटेल में हैं, जो अब समझ में आ रहा है। मेरे मन में बस एक सवाल आया जो मैं सोच रहा हूं आपसे पूछूं। देखिए, ये सारी चीजें दिसंबर 2016, जनवरी 2016, नवंबर एंड 2016 में, सॉरी जनवरी 2017 17 और दिसंबर 2016, यानी कि उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और प्रेसिडेंट बनने वाले थे, ये तब की सारी चीजें चल रही हैं। जी उसके बाद 2017 ऑनवर्ड्स, 2020 के अंत तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। जी ये रिपोर्ट्स अब क्यों आ रही हैं? तो तभी जी जी, निकाल बहुत देते अच्छा। वो, उनका उनका तो सत्ता, बिल्कुल उनका प्रशासन, वो ये सब डॉक्यूमेंट जी तभी आ जाते बाहर। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा कि आपने ये पूछ दिया, वरना मेरे ध्यान से निकल जाता। तो बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टिगेशन अगर राष्ट्रपति के अगेंस्ट भी चल रहा है, तो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन के जो कागजात है वो नहीं निकाले जाते, वो डिक्लासिफाई नहीं होते। तो अच्छा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका आ गया था, लेकिन इन्होंने चूंकि वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन इनके अगेंस्ट में शुरू हो गया था, तो दिस कुड नॉट हैव बीन डिक्लासिफाइड। और वो पूरा ये डिक्लासिफाई ये हो सकता था 3 साल के बाद। तब तक में हुकूमत जो है वो आ गई थी जो बाइडेन की। जो बाइडेन क्यों इसको डिक्लासिफाई करेंगे, जाहिर है इसमें खुद ही फंस रहे हैं जब डेमोक्रेट, तो उन्होंने इसको डिक्लासिफाई करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि देखें ये ओबामा तक शिकंजा पहुंचे न पहुंचे, लेकिन ब्रैनन इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये ब्रैनन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए ही इज विलिंग टू थ्रो ओबामा अंडर द बस। हालांकि विलिंग टू थ्रो का मतलब ही नहीं है बक स्टॉप्स एट ओबामा। तो वो क्या करते हैं अब आगे, अब अगले 2 साल ये जो आपने 17 और 18 में ट्रंप के अगेंस्ट में देखा, अब वो आप ये मान के चलिए कि अब वो 25 और 26 में आप बराक ओबामा, ब्रैनन और कॉमी के अगेंस्ट में देखेंगे। यानी अब उनकी हंटिंग जो है वो शुरू। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि ब्रैनन पे 2 चार्ज लग रहे हैं। एक तो फॉल्सिफिकेशन के चार्ज तो लगे ही लगे, कि भाई ये स्टील डॉजियर जिसका कि कोई वो नहीं था, उसको आपने प्राइवेट पार्टी से लेके यूज किया। लेकिन इससे भी बड़ा एक चार्ज उनके ऊपर लगा हुआ है। जब लोगों को ये शक हुआ कि ये स्टील डॉजियर पे काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस में इनको बुलाया गया। जो कमेटी होती है, कांग्रेसनल कमेटी होती है ना, जिसके सामने डिपोज करना पड़ता है, वहां इनको बुलाया गया ब्रैनन साहब को, और इनसे पूछा गया कि आप स्टील डॉजियर का यूज कर रहे हैं, तो बोले नहीं। यानी इन्होंने झूठ बोला, जो पर्जरी जिसको कहते हैं, इन्होंने ही पर्जर्ड हिमसेल्फ। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अमेरिका में ये जो सीनेट कमेटी या कांग्रेसनल कमेटी होती है, उसके सामने पर्जरी करने का स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन 5 साल का होता है। तो इनको उसके लिए सजा अब नहीं मिल सकती है। हालांकि अब ये प्रूव हो गया कि इन्होंने झूठ बोला। अब तो ये कागज से प्रूव हो गया कि इन्होंने झूठ बोला, पर्जरी की। लेकिन उस पर्जरी की सजा इसलिए नहीं सकती कि 5 साल उसके हो गए हैं। बिल्कुल अर्ली में ही हुआ था, 5 साल उसके हो गए हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ पर्जरी भी एक क्राइम है। मतलब कमिटिंग पर्जरी इटसेल्फ इज अ क्राइम, बट कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ पर्जरी इज अ क्राइम। उसमें स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन जो है वो नहीं होता है। दर्शकों को हम समझा दें जो लीगल बैकग्राउंड के नहीं है, स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन ये होता है कि क्राइम का एक अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन होता है, यानी सर्टेन लिमिटेशन ऑफ डेज या ईयर्स के बाद आप उस यानी क्राइम के लिए किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जैसा आपने सुना होगा कि जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया और 10 साल एडवर्स पोजीशन रह गया, तो फिर आप उसका स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन जो खत्म हो जाता है, आप जो है उसके लिए कोर्ट में नहीं कर सकते। तो इसी तरह का स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन 5 साल का था, तो इसके लिए सजा नहीं मिल सकती है। लेकिन झूठ बोलने का कॉन्स्पिरेसी करने के लिए अभी भी उनको सजा मिल सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही रीजन था कि ये कागजात उस समय निकल के नहीं आए, और आज आप ये कागजात जो है आज आपके सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा शाही साहब, ये बताइए कि इसको लेकर के क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि अब ये तो दस्तावेज हैं, बड़े क्लियर एज डे लाइट टाइप की बात हो गई है। आप जी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करें, आपसे मेरा मतलब द जी डेमोक्रेट्स पसंद करें या जी ना करें वो अलग बात है, लेकिन तथ्य क्या कह रहे हैं उसके आधारित बहुत सारी चीजें होंगी ना। तो अब जी इस पर जी डेमोक्रेट्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और बराक ओबामा खास तौर से इस पर क्या बोल रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या वाकई गिरफ्तार होंगे बराक ओबामा?
जी देखें, डेमोक्रेट तो इसको पू-पू कर रहे हैं, जैसे वो करते रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ भी नहीं है और ये विच हंटिंग है। पर देखें वो कागज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज अगर डेमोक्रेट ये कह रहे हैं कि ट्रम्प इज़ वेपनाइजिंग द एजेंसी, तो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट ट्रम्प इज़ अक्यूजिंग देम ऑफ डूइंग एंड ही हैज़ प्रूफ टू शो फॉर इट। मैं आपको बताऊं कि किस लेवल का ये यानी एजेंसीज को अपने हक में यूज करने का डेमोक्रेट पार्टी ने यूज किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट द मतलब द शियर स्टुपिडिटी ऑफ इट। डच इंटेलिजेंस, नीदरलैंड की इंटेलिजेंस ने अमेरिका के इंटेलिजेंस को जुलाई महीने 2016 में एक असेसमेंट भेजा। नीदरलैंड के इंटेलिजेंस ने कहा कि उन्होंने रशियन किसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उन्होंने उनका मोल जो है घुसा है और उसने एक डॉक्यूमेंट उनको भेजा है। जो डॉक्यूमेंट ये कहती है, रशियन इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट ये कहती है जिसको हैक किया। देखिए थोड़ा सा पेचीदा है। डच इंटेलिजेंस ने एक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट हैक किया रशियन इंटेलिजेंस से, जिसमें लिखा हुआ ये था कि हिलेरी क्लिंटन प्लान कर रही हैं क्रेमलिन को ट्रंप के साथ जोड़ने का। Somebody inside the डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन डीएनसी के अंदर का कोई आदमी था जिसने कोई मोल था जिसने रशियन इंटेलिजेंस को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि तुम्हारे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्लिंटन कर रही हैं। ठीक है। अब रशिया को उस पर रिएक्ट करना था कि जाहिर है कि अब ये तो मैं फंस जाऊंगा, मतलब मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है जो प्रूव हो गया कि वो तो कुछ कर भी नहीं रहा था। जब ये इंटेलिजेंस एस्टीमेट जो है वो एफबीआई को दी गई और सीआईए को दी गई अमेरिका में, तो सीआईए वाज मोर कंसर्न नॉट अबाउट द फेक रिसर्च जो स्टील डॉजियर कर रहा था। दे वर मोर कंसर्न कि डीएनसी से फाइल हैक होके कैसे चली गई रशिया के। नाउ इमेजिन कि आप मेन कॉन्स्पिरेसी पे देख नहीं रहे हैं और कह रहे हैं हैक हो गया, हैक हो गया। हालांकि वो बाद में पता चला, जो विकीलीक्स ने ये कहा कि वो कोई हैक वैक नहीं हुआ था, किसी ने पेन ड्राइव से निकाल के वो सारा ईमेल जो है वो दे दिया था मुझे। तो यानी वो हैकिंग वाली बात भी जो है वो झूठी निकल गई। तो आप देखिए कि इस तरह से ये मुलविस थे। तो जाहिर है कि इस पे अपना उनके रिएक्शंस आ रहे हैं और जो प्रो डेमोक्रेट अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है और इस तरह के और भी जो आजकल कम ही लोग बच रहे हैं, तो वो इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मतलब देखिए डॉक्यूमेंट बहुत ही क्लियरली आए हुए हैं। अल्टीमेटली ओबामा जेल जाएं ना जाएं, ये तो बहुत सारी चीज प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस अल्टीमेटली आपको कहाँ ले जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी की बात आएगी तो आई थिंक एविडेंस इज वेरी डैमिंग और बड़ा मुश्किल हो जाएगा बराक ओबामा को अपने आप को बचाना, क्योंकि तो शाही साहब मतलब मुझे ये बताइए, हम्म, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो अभी एविडेंस रिलीज किया गया है, तथ्य जो पब्लिक डोमेन में लाए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं या सेलेक्टिवली कुछ बातें बताई गई हैं कि ये देखो इस रिपोर्ट के इस अंश में ये कहा गया जिसके हिसाब से आप किसी कंक्लूजन पर आइए? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये किसी एक का मत हो, कलेक्टिव मत कुछ और हो, या कोई और कुछ और कह रहा हो। तो मैं बस ये जानना हाँ चाहता नहीं हूं कि हैज द बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बीन रिलीज्ड और सेलेक्टिवली नहीं इंफॉर्मेशन नहीं बाहर आई? सेलेक्टिवली आई है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स डीओजे के पास भेजी गए, क्योंकि अब ये रनिंग रनिंग केस हो गया ना। 10 दिन पहले तो उस पर परमिशन दे दी गई, डीओजे की परमिशन ले ली गई कि उनके खिलाफ केस किया जाए। ये जो दोनों एफबीआई डायरेक्टर यानी कॉमी और ब्रेनन के अगेंस्ट तो केस चल रहा है, तो जाहिर है कि ये फुल डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप उसको देखेंगे, वो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का है, वो सिर्फ एक आदमी का नहीं है। मैं वापस से ले जाना चाहता हूँ दर्शकों को, 5 नंबर पे आप जाएं तो फिर से आप देख लें पहले वाले में क्या लिखा हुआ है। डीएनआई क्लैपर यानी क्लैपर असेसमेंट दे रहे हैं ये, यानी पूरे सारे एजेंसी 12 एजेंसी के हेड हैं, उनका असेसमेंट है। दूसरा असेसमेंट क्या है,
जो पीडीबी लिखता है, यानी वो भी सारे इंटेलिजेंस को गैदर करके डेली पर्सनल ब्रीफ लिखता है ना राष्ट्रपति के लिए, उसका असेसमेंट है। तीसरा असेसमेंट क्या है? अगेन क्लैपर जो हेड है उनका असेसमेंट है। उसके नीचे चले जाइए, जो पीडीबी डिस्कस कौन कर रहा है, क्या लिख रहा है? आईसी ऑफिशियल, यानी ये जो 12 एजेंसी हैं इनको कलेक्टिवली आईसी कहा जाता है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी, यानी पूरी की पूरी आईसी जो है ये है। उसके नीचे क्या है? सीनियर पीडीपी ऑफिशियल। अब तो ये वो है मेमो है जो ओबामा के बाद जो मेमो आई है, जिस मेमो का उन्होंने जवाब दिया। नीचे आप देख सकते हैं मिला डिप्टी जिसमें, डायरेक्टर, हाँ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं ओडीएनआई के, यानी क्लैपर के जस्ट नीचे जो होंगे उनका वो ईमेल है। उसके नीचे चले जाइए, ये ईमेल जो है वो ओडीएनआई लीडर्स को, सारे लीडर्स को भेजी गई है। ये जो मीटिंग की जो ईमेल है सबसे लास्ट वाली, वो आप देख सकते हैं, यानी जितने, यानी 12 एजेंसी के सबको भेजी गई है। उसके ऊपर आप देख लें आईसी ऑफिशियल एडमिट, यानी फिर से 12 एजेंसी के जो, यानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो कर रही है। और सबसे सबसे लास्ट में लिखा रहा है कि आईसी लीक्स टू वॉशिंगटन पोस्ट, और बाकियों को जो ये न्यूज दिखे, यानी इसमें ये सिर्फ एक ऑफिसर तक महदूद नहीं है, ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो इस पे अग्री करती हुई फिर तो नजर आ बड़ा रही है। क्लियर है। जी जी। नहीं मतलब देखे ना कि ये एक बार थप्पड़ खाने के बाद ये लोग बिना इसको तस्दीक किए हुए ऐसे रिलीज नहीं करते, जब तक ये वाटर टाइट इन्होंने केस नहीं बनाया होता, इसको रिलीज नहीं करते। और दूसरी बात ये है संकेत, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझने की, जो देखें ये एक एक्शन और रिएक्शन होता है ना कई बार, जिसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, कि आप कोई चीज करते हैं और उसका जो डोमिनो इफेक्ट होता है वो आप गेस नहीं कर पाते कि आगे क्या होना है। ये पूरा का पूरा रसिया गेट जो है ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया। नाउ वी हैव द विजडम ऑफ रेट्रोगेट थिंकिंग। रेट्रोस्पेक्ट में हम ये विजडम है हमारा कि यही रीजन था कि आज ये रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, जॉन बोल्टन आपको याद होगा, इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वॉर हॉक जिसको कह सकता है। वो आदमी ऐसा था कि उसको अगर हर दिन एक वॉर दे दीजिए तो उसको हर दिन एक वॉर पसंद था। उस आदमी ने अपने किताब में बहुत ही ओपनली लिखा है कि रसिया गेट वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सडनली डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे था और उसको वो दिखाना था कि वो रसिया के खिलाफ जो है वो ज्यादा सख्त है। तो उसने ऑफेंसिव वेपन, इट वाज डोनाल्ड ट्रंप हु फर्स्ट प्रोवाइडेड ऑफेंसिव वेपन्स टू यूक्रेनियन। It was यूक्रेन। Donald Trump. It was Donald Trump was forced by John Bolton to withdraw from the intermediary ballistic missile treaty, जो जिससे विड्रॉ किया अमेरिका ने, वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था अंडर द प्रेशर फ्रॉम जॉन बोल्टन। यानी ये जॉन बोल्टन अपने किताब में लिख रहे हैं कि रसिया गेट ने मुझे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि मैं जो है रसिया के खिलाफ जो है नाटो को प्रिपेयर कर सकूं और एक वॉर जो है वो प्लान कर सकूं। और मैंने उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इडियट था और उसको लगता था कि मैं इस, यानी इस प्रेशर को अपने ऊपर हटाने के लिए कुछ ऐसा करूं रसिया के अगेंस्ट में, ताकि लोगों को लगे कि मैं रशियन एसेट हूं। तो आप देखें कि कितना सिनिस्टर, मतलब एवरीबडी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रसिया गेट थिंग एक्सेप्ट फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, जिनको कि इस वॉर में झोंक दिया। बिल्कुल। अब आगे की पॉलिटिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी। ये दस्तावेज जैसे आपने बताया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास हैं, तो वो इसके डिटेल्स में जाएंगे। मना करने वाले मना करेंगे, इसको कॉन्स्पिरेसी बताने वाले कॉन्स्पिरेसी बताएंगे। लेकिन ये मामला अब दोबारा गर्म हो गया है और वो तलवार लटकी हुई है कि बराक ओबामा गिरफ्तार होंगे या नहीं। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।